हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवापा में। आज हम पढ़ने वाले आपके छत्तीसगढ़ एडीओ भर्ती को लेकर मेरे ख्याल से ये आपका 7वां क्लास होगा, है ना। कौन सी नंबर का क्लास है तो याद रखिएगा 7 नंबर का क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग कौन सी टॉपिक को कवर करने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले याद रखना है सूचना का अधिकार अधिनियम और इसकी विशेषताएं, साथ ही महत्व, चुनौतियां और निष्कर्ष। ठीक है, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे और देखिएगा यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानिए कि सूचना का अधिकार क्या होता है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, देखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू आपका इंफॉर्मेशन, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट जो है क्या होता है, सूचना का अधिकार, और एक्ट होता है आपका अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। क्या है तो याद रखना है, अधिनियमित एक कानून है जो नागरिकों को सहकारी, है ना, सरकारी अधिकारियों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। ठीक है, तो इतना क्या याद रखना है, आरटीआई एक कानून है जो नागरिकों को, जो सरकारी अधिकारी से, है ना, जानकारी मांगने का अधिकार देता है। यह कानून भारत के नागरिकों को सरकारी काम काज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि आरटीआई कानून जो है भारत के नागरिकों को, जो सरकारी कामकाज होता है उसमें पारदर्शिता, मतलब काम किस प्रकार हुआ है वो सब आपके सामने। ठीक है, पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, आपके सामने सारी चीजें होती हैं, है ना। काम सही हुआ, गलत हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे होता है। साथ ही जवाबदेही, है ना, वो कि उसका जवाबदेही क्या करता है, सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत काम किया गया और किस तरीके से। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे सिंपल सा एक गाँव है। ठीक है, उस गांव का जो सरपंच होता है, उस सरपंच के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, ठीक है, जितने भी काम किए जाते हैं, तो उसकी जानकारी आप आरटीआई लगाकर कर सकते हैं। ठीक, तो आरटीआई जब आप, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि आपको आवेदन किस तरीके से करने होते हैं। ये केवल केवल गांव की बात नहीं है, किसी भी फोरम की बात है ना, जहां भी, ठीक है, आपका पैसा लगा हुआ है, आपका पैसा कहने का मतलब आम जनता का पैसा लगा हुआ है, और उसके बदले किसी भी प्रकार की काम हो रही है, तो हाँ, आप वहां से सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। और किन फील्ड की जानकारी आपको नहीं दी जाती है, किन क्षेत्रों की जानकारी, इसके बारे में भी मैं भी आपको क्लास में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आरटीआई के बारे में इतना ही याद रखना, कानून है जिसमें सरकारी अधिकारी से आप क्या करते हैं, किसी भी काम का जवाब मांगते हैं। किसी भी काम का कहने का मतलब जो ऐसा काम हो, है ना, जो केवल लोकहित के मामले में हो। ठीक है, और साथ ही जिससे देश की जो सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, तो उस प्रकार के सारे काम को जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब कोई सांसद है और उस क्षेत्र के अंदर के कितना काम हुआ उनके द्वारा, ठीक है, कितने पैसे उनको मिले, किस जगह में कितना खर्चा हुआ, इन सब की जानकारी भी आप ले सकते हैं। चाहे, ठीक है, वो सांसद का हो, ठीक है, पंचायत का हो, किसी सरकारी संस्था का हो, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिएगा इसका उद्देश्य। आरटीआई का उद्देश्य क्या है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है, नागरिकों को सशक्त बनाना। ठीक, नागरिकों को क्या करना, सशक्त बनाना, उन्हें बताना कि आपके अधिकार क्या हैं। ठीक है, आपके अधिकार क्या हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, ये चीजें हैं। साथ ही सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सरकार के जो कामकाज होते हैं, जो किसी भी मिनिस्टर के थ्रू किया गया या सरकारी अधिकारी के द्वारा किया गया, ठीक है, उन मामलों में क्या तो सारी चीजें की जानकारी आपके पास रहेंगी, तो आपको क्या पारदर्शिता और उसके जवाबदेही के बारे में आपको पता चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका कंट्रोल, अगर कंट्रोल नहीं, आपके पास जो अधिकार है अगर आप उसका इस्तेमाल सही से करते हैं, तो इसमें जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, है ना, तो जो भ्रष्टाचारी का कृत्य करते हैं उसमें भी कमी आएगी। ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा, हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है, ये उसका उद्देश्य है। तो डायरेक्ट इन सब चारों बातों को आपको याद रखना है ना, ये डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे, है ना, कि हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा, है ना, किसका, तो आरटीआई का परिभाषा। सूचना का अधिकार किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उसके नियंत्रण में रखी गई जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है। बिल्कुल है ना। आप क्या करते हैं, आरटीआई के तहत एप्लीकेशन करते हैं, किसी संस्था या पंच या सरपंच हो गया, या किसी अन्य, है ना, पॉलिटिशियन हो गया, जैसे कि सांसद है, विधायक है,
ठीक, उनके द्वारा जो कृत किए जाते हैं उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं कि एक एक रुपए की जानकारी, एक एक पैसे की जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ पर है। साथ ही कार्य दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आपको शामिल है। दस्तावेजों एवं अभिलेखों के नोट, उद्धरण एवं प्रमाणित प्रतियां लेना, है ना, सामग्री की प्रमाणित नमूने लेना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित जानकारी प्राप्त करना भी, ये भी आपको उसके अंतर्गत क्या है, तो आता है ना। तो बेसिकली इसमें कहा क्या गया है कि जब आप आरटीआई लगाते हैं, है ना, तो जिसके विरुद्ध आप आरटीआई लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई सरपंच है, वो गांव जो पंचायत उसके अंतर्गत आता है, उनके द्वारा जितना भी काम किया गया, जब पैसे के लेन देन हो, किसी निर्माण का कार्य हो या अन्य किसी भी तरीके का कृत्य हो, ठीक है, तो उनके काम की जो सारे दस्तावेज हैं उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, है ना, कॉपी ले सकते हैं, जो अभिलेख है उनकी जानकारी ले सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अन्य किसी भी प्रकार की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या आपके डायरेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्म में वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि आप जब भी आरटीआई लगाते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सार्वजनिक प्राधिकरण को 30 दिन के भीतर जानकारी प्रदान करनी होती है। ठीक है, जो सार्वजनिक प्राधिकरण है, जब आप आरटीआई लगाते हैं तो संस्था को 30 दिन के अंदर आपको जानकारी देना होता है। ठीक है, यदि जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, यदि किसी, अगर आपको ऐसा जानकारी चाहिए जो किसी एक व्यक्ति पर हो, है ना, और उसके जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आपको 48 घंटे के भीतर क्या तो जानकारी जो है प्रदान की जाती है। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये दोनों चीज याद रखना आपको ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट पेपर में प्रश्न बन सकता है। ठीक, सार्वजनिक प्राधिकरण में 30 दिन और व्यक्ति विशेष के लिए 48 दिन। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ बताया था कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होते हैं हमारे देश से, है ना, तो उन मामलों में क्या है इसके नियम। कुछ प्रकार की जानकारी को आरटीआई अधिनियम से छूट दी गई है। ठीक, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से, है ना, हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारी है, या व्यक्तिगत जानकारी जिनका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है ना। मैंने क्या बताया, जहां आपका पैसा लगता है ना, लोग, जहां आपका पैसे से काम होता है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष है जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है ना, आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे आपको जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरा जानकारी कहाँ नहीं मिलेगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा हो, है ना, हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित हो, जैसे आर्मी की कुछ जानकारियां हो, है ना, हमारे नेवी की कुछ जानकारियां हो, सॉरी, है ना, तो ये जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक, तो ये अपवाद स्वरूप ये दोनों चीज याद रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी और व्यक्ति विशेष जिसका आपसे पैसे से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको आरटीआई के महत्व को याद रखना है ना, ये डायरेक्ट इस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा। देखिए, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा है ना गले में खराश है। देखिए, आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सरकार के कामकाज में भाग लेने और उन्हें जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है कि आरटीआई अधिनियम के तहत आप क्या करते हैं, जो सरकार के जो कामकाज है उसको आप क्या करते हैं, जानकारी के थ्रू अपने पास मंगाते हैं और उसमें आप क्या करते हैं, कामकाज की जानकारियां प्राप्त करते हैं, है ना। साथ ही कहीं पर किसी भी प्रकार के सरकार के द्वारा कुछ चीजें सही नहीं होती है तो आप उन्हें जवाबदेह क्या तो ठहरा सकते हैं। ठीक, अगर इस प्रकार बहुत सारे लोग इन सब चीजों में अपनी जानकारी और अधिकार को समझेंगे तो भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने में क्या होता है, मदद मिलता है। ठीक है, ये कानून जो है एक आम नागरिक के पास है, कोई भी, है ना, कोई भी भारत का नागरिक हो, ये इस कानून का अपने अधिकार स्वरूप इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही सरकार के काम एवं प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम ये करता है, बिल्कुल बात है, क्योंकि आप इससे जानकारी क्या होती है, सरकार के कामकाज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उस हिसाब से आप क्या है तो, है ना, सामने वाले के ऊपर जवाबदेही का, ठीक है, बातें कर सकते हैं, और साथ ही ठीक है, आपको अपने जो अधिकार है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और सामने वाले से आप इसी के ऊपर क्या तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये जानकारी इस तरीके से, है ना, आपने जो प्रदान किया था इसमें इस तरीके की चीजें नहीं है, आप यहाँ पे गलती की है तो किस प्रकार से सुधारेंगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम एक शक्तिशाली उपकरण है, ये आपको याद रखना है, नागरिकों को सशक्त और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। ठीक, आपने सूचना का अधिकार का इस्तेमाल किया तो सरकार आपके प्रश्नों का जवाब आपको देना ही है, ये क्या है, आपका अधिकार है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपने सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी मांगी है आरटीआई के तहत, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा व्यक्ति विशेष से मतलब का नहीं है, जहां पर आपके पैसे, हाँ, जहाँ पे आपके पैसे से काम होने या टैक्स के रूप में, ठीक है, जीएसटी के रूप में, तो वहां पे सरकार जो है आपको क्या तो जानकारी बिल्कुल देगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा,
सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, है ना। अब हम किसमें आए, विशेषताएं में, जो इसे एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। ठीक, सबसे पहले तो नागरिकों का अधिकार है। ठीक, तो ये जो अधिनियम है भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांगने का अधिकार देता है। ठीक, इसको समझिएगा। मान लीजिए आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं, वहाँ पे सरपंच के द्वारा जो काम किया जाता है ना, वो सरपंच के द्वारा जो काम किया जाता है, ठीक, उसके लिए फंडिंग जो है राज्य सरकार के जो वित्त विभाग है उसके द्वारा दी जाती है। और साथ ही जो है गांव के अंदर के जितने भी अलग अलग प्रकार के टैक्स हैं उसको भी वो क्या करते हैं, वसूल करते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा जो काम किया जाता है, तो आपके पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ कि नहीं, राज्य सरकार के वित्त विभाग के जो पैसा है उसका सही प्रकार से इस्तेमाल हुआ कि नहीं, कहीं पैसे का गबन तो नहीं किया गया, इन सारी चीजों की जानकारी आपको वहां से मिलती है। और उसी के आधार पर आप जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो आप सरपंच से क्या करते हैं, है ना, प्रश्नकाल में उससे उस प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, यह अधिकार नागरिकों को सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। साथ ही इसका दायरा आप देख पाएंगे तो व्यापक व्यापक है ना। व्यापक दायरा कहने का मतलब क्या है, देखिएगा कि सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिसमें सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन भी शामिल है ना। गैर सरकारी मतलब प्राइवेट संगठन भी, है ना, जो जहाँ सरकार के द्वारा फंड किया जाता है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। इन सभी चीजों की जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए, सूचना की परिभाषा एक बार और आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैंने शामिल किया है, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि सूचना को व्यापक रूप से परिभाषित करता है ना। रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, राय सलाह, है ना, राय सलाह और प्रेस विज्ञप्ति और डाटा इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक, और इसके बाद समयबद्ध प्रतिक्रिया में मैंने क्या बताया आपको, प्राधिकरण का है, सार्वजनिक प्राधिकरण या 30 दिन के भीतर सूचना आपको प्रदान किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति या जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाएगा। अपील का अधिकार, यदि कोई नागरिक मांगी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो उनके पास अपील करने का अधिकार भी है ना। मतलब कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने अगर कोई गलत जानकारी दे दी, तो उस व्यक्ति को अगर लगता है कि जानकारी गलत है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के पास ऐसा अधिकार भी है कि वो, है ना, अपीली अधिकार के तहत, ठीक है, मैं उसके बारे में अभी आगे आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर कोई लगता है कि उसको गलत जानकारी मिली है तो उसके विरुद्ध क्या कर सकता है, अपीली अधिकार कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आपको आरटीआई करना है तो सूचना प्राप्त करने के लिए बहुत मामूली शुल्क लगता है ना। और साथ ही गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक के लिए शुल्क में छूट दी गई है। मतलब कोई भी गरीबी रेखा के नीचे कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है, आरटीआई लगाता है, तो उसको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा उससे। ठीक, अब प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी पीआईओ की नियुक्ति की जाती है, जो आरटीआई आवेदनों के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। तो हर सरकारी विभाग में आप जाएंगे तो वहाँ जन सूचना अधिकारी का ऑफिस आपको देखने को मिलता है, जिसको पीआईओ कहते हैं। इनकी नियुक्ति इसीलिए की गई है ताकि अब आरटीआई के आवेदन के लिए क्या होते हैं, जो स्टेटस होता है, ठीक, आरटीआई का आवेदन जो आता है उसके सभी कामों के लिए, कृत्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। सशक्तिकरण, अधिनियम है ना, जो आरटीआई है ये क्या करता है, नागरिकों को सशक्त बनाता है, सरकार के कामकाज में भाग लेने और उन्हें जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाता है। जब आप सरकार से सवाल जवाब करेंगे और आपको जानकारी होगी उनके काम के बारे में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो संस्थान है या जो प्राधिकरण है या जो सरकार के वित्त पोषित जो गैर सरकारी संगठन है, ठीक, वो भी भ्रष्टाचार करने से डरेंगे, तो भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता को क्या होगी, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी चुनौतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बताना है कि आरटीआई एक शक्तिशाली उपकरण है, बिल्कुल शक्तिशाली है, लेकिन यह चुनौतियों सीमाओं से मुक्त नहीं है। यहाँ कुछ प्रमुख चुनौतियां और सीमाएं दी गई हैं। ठीक, पहले तो जागरूकता की कमी। कई नागरिकों को अपने आरटीआई अधिकारों के बारे में पता नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण कई लोग इस अधिनियम का उपयोग करने में असमर्थ हैं, ये भी है ना। अब जिनको पता ही नहीं है वो उसका क्या तो उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही अधिकारों का प्रतिरोध। कुछ सरकारी अधिकारी सूचना प्रदान करने के लिए अनिच्छुक होते हैं ना, वो सूचना देना नहीं चाहते, खासकर यदि उनके या उनके विभाग के लिए जो हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और देखिए कई बार होता क्या है, जो अधिकारी हैं, है ना, उनके या उनके विभाग से संबंधित जानकारी मांगते हैं और उन्होंने कोई गड़बड़ी की हुई तो वो क्या होते हैं, सूचना प्रदान करने, है ना, के अनिच्छुक होते हैं। तो अधिकारियों द्वारा सूचना को रोकने और विलंबित करने का भी प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी है। तो इसी के विरुद्ध क्या किया जाता है, अपीली अधिकार किया जाता है। ठीक, अगला देखना है आपको, सूचना अधिकार की कमी, है ना। तो कई सार्वजनिक प्राधिकरण में प्रशिक्षित युवा अधिकारियों की कमी होती है ना। मतलब पढ़े लिखे, ठीक है, सूचना अधिकारी कमी होती है जो आरटीआई आवेदन को कुशलतापूर्वक संभाल सके। बिल्कुल सही बात है।
साथ ही अधिनियम का दुरुपयोग, कभी कभी होता है आरटीआई का दुरुपयोग व्यक्तिगत या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जो सार्वजनिक प्राधिकरणों पर अनावश्यक बोझ डालता है। ठीक, कहने का मतलब देखिए, कोई है ना जिम्मेदार नागरिक है, या ऐसा समझा जाए कोई, ठीक है, राजनीतिक लोक सेवक है, ठीक, उससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी में अगर गड़बड़ पाई जाती है, कोई व्यक्ति विशेष इसका क्या करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है आरटीआई, तो व्यक्ति उसके पास क्या करता है, आरटीआई के तहत उस जानकारी को अपने पास प्राप्त कर लेता है। और मान लीजिए उस व्यक्ति के द्वारा, जैसे पिक्चर में देखने को मिलता है आपको, ब्लैकमेलिंग देखने को मिलता है ना, तो इस तरीके की चीजें भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक, साथ ही अगला आपका सुरक्षा का खतरा। ठीक है, मान लीजिए आरटीआई के तहत कोई भी कार्यकर्ता क्या करता है, आरटीआई करता है और उसको कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिसको जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए, तो उनकी जान को खतरा भी बना रहता है। कई मामलों में सूचना मांगने वाले को है ना धमकियां भी मिलती है और उन पर हमले भी हुए हैं, है ना, पिक्चर में अक्सर आप देख पाते हैं। ठीक, और रियलिटी में भी ऐसा ही है, 2000 साल पहले ऐसे ही आपको राजपुर में भी देखने को मिला था। ठीक है, साथ ही अभिलेखों का उचित रख रखाव ना होना, तो कई बार होता है कि सरकारी कार्यालय में देखते हैं, आप जाते होंगे, चीजें सिस्टमेटिक नहीं होती है ना, तो अभिलेखों को उचित ये क्या कर रख रखाव नहीं कर पाते हैं, तो कई बार सूचना भी इनको उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है, 1-2 साल पहले का जो पेपर है ना, उसमें इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए, टाइमिंग का, डेट का, किस मामले का है ना, अगर उसको सिस्टमेटिक रूप से अच्छे से, ठीक है, अरेंज करके नहीं रखें, तो 2-3 साल पहले की जानकारी होती क्या है तो आप देख पाएंगे तो मिल ही नहीं पाती कई बार, है ना, पेपर में रहता नहीं है तो जानकारी पास ही नहीं हो पाता आप तक, है ना। उसको ऐसा बोलते हैं कि सरकारी काम में एक बार जो पेपर गया मतलब वो फिर मिलेगा नहीं, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। वर्तमान में बिजली विभाग में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे देखोगे छूटों का दुरुपयोग, कुछ मामलों में सार्वजनिक प्राधिकरण राष्ट्रीय सुरक्षा में व्यक्ति की गोपनीयता जैसे अपराधों पर सूचना अधिकार देने से इनकार करते हैं, भले वह उचित ना हो। ठीक है, तो कुछ छूटे जो उन संस्थाओं के दी गई उसका वो क्या करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, है ना, जो प्राधिकरण है, सरकारी प्राधिकरण, वो गलत फायदा उठाते हैं और उसको राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यक्तिगत गोपनीयता जैसे आधारों पर सूचना देने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, कार्यान्वयन की कमी, तो प्रभावी कार्यान्वयन के पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचों की भी कमी कई जगह आपको देखने को मिलती है। खैर, इस पर वर्तमान में बहुत काम हो रहे हैं और उसमें सुधार भी अब हो रहा है। ठीक है, व्हिल्स ब्लोअर संरक्षण अधिनियम का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछा जा सकता है व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है, तो आरटीआई से संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चुनौतियों के बावजूद आरटीआई अधिनियम भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है ना, सारी चीजें यहाँ पे सही है। देखिए, अब आपको आरटीआई के तहत आवेदन किस प्रकार करने होते हैं, है ना, तो इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। लिखित आवेदन करने, आप एक सादे कागज पर या निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन लिख सकते हैं, है ना। आवेदन में मांगी गई जानकारी का स्पष्ट विवरण आपके पास होना चाहिए, कैसी जानकारी आपको चाहिए, उसमें आपका नाम, पता और संपर्क विवरण, मतलब आपका घर का जो एड्रेस है वो होना चाहिए। ठीक है, आवेदन को आप हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य आधिकारिक भाषा, मतलब जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, ठीक है, जो अन्य 22 भाषाएं जो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक भाषाएं, उन पर आप ले सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए आपको आवेदन किस प्रकार करने हैं, अब ये तो हो गया आपका ऑफलाइन आवेदन है, और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन, तो आप कुछ राज्यों केंद्र सरकार के विभागों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको rti.gov.in पर केंद्र सरकार की ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, अब आपको आवेदन तो आप लोगों ने लिख लिया, उसको जमा कहाँ पे करने हैं, है ना, तो ये याद करना है जन सूचना अधिकारी पीआईओ के पास। हर जिले में आपको ये देखने को मिलता है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में एक जन सूचना अधिकारी पीआईओ होता है, जो आरटीआई और आवेदनों को संभालने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तो आप अपना आवेदन जो है इसी पीआईओ जन सूचना अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। और उसी के ठीक नीचे होता है असिस्टेंट पीआईओ, ये क्या है, सहायक जन सूचना अधिकारी होता है। कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों में सहायक जन सूचना अधिकारी भी होते हैं जो पीआईओ को आवेदन भेजने में मदद करते हैं। ठीक, उनके सहायक होते हैं। ठीक, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन शुल्क से संबंधित बातें, तो यहाँ पर याद रखना है मामूली शुल्क देना पड़ता है। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल शुल्क नहीं देना पड़ता, बिल्कुल छूट रहता है ना। और शुल्क का भुगतान आप चाहे नगद कर सकते हैं, है ना, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। तो आवेदन की रसीद जो है आपको प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही आवेदन का तारीख और पंजीकरण संख्या इसमें शामिल होता है रसीद में, है ना। पंजीकरण संख्या मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो। ठीक है, चलिए, अब देखिए आपने आवेदन तो कर दिया, अब आपको पीआईओ आमतौर पर 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान करता है। किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटा के अंदर उसको करना पड़ता है। यदि आप अपनी जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीली अधिकारी के पास आप क्या तो अपील कर सकते हैं, है ना। अगर आप पीआईओ में जाते हैं, वहां आपको जानकारी जो है संतुष्टि नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रथम अपीली अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। और यदि आप प्रथम अपीली अधिकारी के भी
जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के पास दूसरी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतने मौके होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आरटीआई आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आरटीआई के रिगार्डिंग में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, पहले हम थ्योरी वाली जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उन सबको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये आरटीआई के लिए मोर देन इतना पर्याप्त है। ठीक है, आप इतनी चीजों को पढ़ेंगे और चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।